हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के कुछ आपको 20 क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक हमारे पास जो कि 3/2 है और कांच हवा की सतह के लिए क्रांति कोण होगा, यानी कि क्रांति कोण हमारे पास सी का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर साइन 42 डिग्री की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 46 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 32 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 42 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 40 डिग्री। तो हमारे पास एन बराबर जो कि फार्मूले क्वेश्चन में ही दे रखा है अपवर्तनांक एन बराबर 3/2। तो हमारे पास एन बराबर हमारे पास फार्मूला होता है 1/sin सी, 1/sin सी हमारे पास फार्मूला है। तो साइन सी बराबर हमारे पास जो कि दिया गया है 2/3, यानी कि हो जाएगा साइन सी बराबर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन 42 डिग्री का मान आ जाएगा, यानी कि उधर हो जाएगा हमारे पास 2/3 जो कि साइन 42 डिग्री है। तो हमारे पास जो कि 42 डिग्री दिया गया है, तो हमारा 42 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कह रहा है कि हमारे पास निम्न में से कौन सा नियम विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है, यानी कि कौन सा नियम है जो विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एम्पियर का नियम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, यानी कि दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम होता है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा लेफ्ट हैंड का नियम होता है वह हमारी धारा को, यानी कि हमारी विद्युत धारा की दिशा को बताता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है बाएं हाथ का नियम, यानी कि लेफ्ट हैंड का नियम। और ये हमारा दाएं हाथ का नियम यानी कि विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है और बाएं का हाथ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी जो कि वस्तु है हमारे पास, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी कि यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति पता करनी है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में हम यानी कि फोकस दूरी हमारी निगेटिव होती है, तो हमारे पास एफ बराबर हो जाएगा, फोकस दूरी को एफ से इंडिकेट करते हैं, तो हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो कि वस्तु को भी हम निगेटिव में लेते हैं, तो हमारे पास वस्तु को यू हो जाएगा, यू बराबर -25 हो जाएगा हमारे पास -25। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस, सॉरी यहाँ पर अवतल दर्पण यानी कि दर्पण में हमारे पास प्लस होता है और लेंस में हमारे पास माइनस होता है। आप लोग याद रखें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/-50 और ये हो जाएगा बराबर, यानी कि हमारी फोकस दूरी है यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास v का मान पता करना है, तो 1/v माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस वाला माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा -1/25। अब यहाँ पर इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास 1/v बराबर ये उधर जाके हो जाएगा, यानी कि ये उधर प्लस के हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 1/v बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 1/25 और ये 1/50। तो हमारा v बराबर मान निकल कर आ जाएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निशान हमारा प्लस में आ जाएगा, तो ये यानी कि शीशे के पीछे बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 50 सेंटीमीटर शीशे के पीछे, यानी कि शीशा हमारा इधर रखा है, ये हमारा शीशा होता है अवतल, तो इसके इधर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए हमारे क्योंकि ये प्लस में दूरी आई है, अगर माइनस में आती तो ये शीशे के आगे बनता। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी कि यहाँ पर हमसे लेंस की क्षमता यानी कि पावर पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास, यानी कि P बराबर, अगर हमारे पास ये फोकस दूरी मीटर में दी होती है तो हम 1/f रखते हैं। अगर हमारे पास ये फोकस दूरी हमारी अगर
सेंटीमीटर में रखिए तो हम P बराबर 100/F रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 100/F तो हो जाएगा यानी कि 100/F बराबर हमारे पास 25 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि 25 से कुछ हो यानी कि हमारे फोकस दूरी आ जाएगी +4 यानी कि प्लस के 4 आ जाएगी, जो कि आउटपुट हमारे पावर का मात्रक होता है यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि +4 डायोप्टर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कह रहा है कि 25 एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है किसके बराबर होता है, यानी कि एक डाइन बराबर कितना होता है ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट एक डाइन बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन स्क्वायर, यानी कि 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये हमारा पास होता है यानी कि एक डाइन बराबर। तो 1 ग्राम बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 ग्राम कि 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 1 ग्राम को हम लिख देंगे किलोग्राम में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 10⁻³ kg, यानी कि 10⁻³ kg हमारा आ जाएगा और अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा 10⁻⁻ यहाँ पर और यहाँ पर मीटर में हो जाएगा हमारा 10⁻⁻ जो कि 2, तो हमारा 10⁻⁵ kg अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10⁻⁵ kg। यहाँ पर के मिस हो गया है, ये आप लोग भी लिखिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि जब लघु परिपथ की धारा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जब लघु परिपथ की दिशा घटित होती है, यानी कि जब लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में धारा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 0 हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है स्थिर बनी रहती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पर्याप्त रूप से बढ़ती है और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होती है। तो डियर स्टूडेंट लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध यानी कि 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा सर्किट यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट सर्किट यानी कि यहाँ पर हमारा सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा, एक दूसरे से टच होगा, तो हमारा रेजिस्टेंस जो कि आर बराबर हमारे पास है जो कि हमारा 0 हो जाता है, अर्थात ओम के नियम के अनुसार I बराबर V/R। तो I बराबर यानी कि I बराबर V/R होता है, तो R बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा यानी कि V/0, तो हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी। तो हमारी जो कि धारा हो जाएगी वह परिपथ रूप परिणाम की स्थिति में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारी धारा बढ़ती रहेगी इनफाइनाइट की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि फैराडे के नियम के अनुसार, यानी कि फैराडे के नियम से अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है E बराबर +N/d∅/dt, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है E बराबर -N/d∅/dt, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है E बराबर -1/N/d∅/dt और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है E बराबर -N/dt/d∅। तो डियर स्टूडेंट फैराडे का नियम होता है यानी कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत बल की अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, यानी कि हमारे पास प्रेरित विद्युत दाब ए बराबर हमारे पास होता है -N/d∅/dt, यानी कि तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसी का विरोध करेंगे क्योंकि अब माइनस चिन्ह हमारा विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षी बल का उदाहरण नहीं है, यानी कि हमारे पास 3 जो ऑप्शन होंगे वह संरक्षी बल के उदाहरण होंगे और एक हमसे उदाहरण नहीं होगा, वह हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है घर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है विद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कमानी या स्प्रिंग बल। तो डियर स्टूडेंट्स संरक्षी बल होता है जब किसी कण पर एक या एक से अधिक बल इस प्रकार कार्य करता है कि कण की प्रारंभिक अवस्था लौटने पर वही गतिज ऊर्जा होती है जो प्रारंभ में थी, गतिज ऊर्जा समान रहेगी, उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। और संरक्षी बल वह होता है यदि प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभ की अपेक्षा सापेक्ष परिवर्तित हो, यानी कि पहले उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा थी और बाद में कम हो गई,
तब इन बलों को असंरक्षी बल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा घर्षण बल है, वह संरक्षी बल का उदाहरण नहीं है। बाकी के ये 3 हमारे संरक्षी बल के उदाहरण है या असंरक्षी बल है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29। कह रहा है कि किसी कार्य को 1 जूल कब कहा जाता है, यानी कि हम कब कहेंगे कि एक कार्य है जो कि हमारा 1 जूल है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जब 4 न्यूटन बल किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर विस्थापित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जब 2 न्यूटन बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर विस्थापित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 50 सेंटीमीटर विस्थापित करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हम 1 न्यूटन यानी कि बल का मात्रक होता है हमारे पास, जो कि जूल यानी कि डब्लू, यानी कि डब्लू कार्य का मात्रक डब्लू बराबर एफ, यानी कि कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, डब्लू बराबर एफ इंटू डी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हम मान लेंगे 1 न्यूटन बल बराबर 1 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन यानी कि 4 न्यूटन मान लेंगे, और वहाँ पर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका 25 सेंटीमीटर विस्थापित कर रहा है, तो इसका 1/4 विस्थापित कर रहा है। तो हमारा यानी कि इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4/4 यानी कि हमारा 1 जूल आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर 1 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, कह रहा है कि 2 सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण, यानी कि जब उनके बीच का कोण कितना हो, जब 2 सदिशों का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट अधिकतम यानी कि मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा बलों का समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है, यानी कि आर बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर आर का मैक्सिमम मान बराबर हो जाएगा, यानी कि आर का मैक्सिमम के लिए आर बराबर ए प्लस बी, यानी कि एक हमारे पास ये समीकरण दूसरा, ये हमारे पास पहला है। तो यहाँ पर थीटा बराबर जब 0 डिग्री हो जाएगा तो हमारा आर का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि बंद की को प्रदर्शित किए जाते हैं, जो हमारी क्लोज की होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखे नहीं है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ पहले, हो जाएगी। ये हमारी एक की हो गई, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेम रहेगा और ऑप्शन नंबर डी सेम रहेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये बंद की किस प्रकार, यानी कि इस प्रकार अगर सर्किट हो तो उसे बंद की कहेंगे, या हमारे पास इस प्रकार का सर्किट हो तो इसे बंद की कहेंगे। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ये कह रहा है कि इस प्रकार का सर्किट हो तो इसे बंद की कहेंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, मैं बताऊं कि यानी कि हमारे पास जो सर्किट होता है, ये बंद की यहाँ पर लगाई जाती है, इसे हम बंद की कहते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा एमीटर हो जाएगा, ये हमारा सर्किट हो जाएगा। यहाँ पर अब यदि हमारी ये सर्किट यानी कि इसमें हमारा ये पॉइंट लगा है तो इसे बंद की कहेंगे। अगर इसे हम ये पॉइंट हटा दें, यानी कि अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए तो हमारा जो कि बंद की अब बंद की नहीं है, अब ये ओपन की है। तो अगर हम इसमें पॉइंट लगा दें, यानी कि इसमें पॉइंट लगा दें तो हमारी सर्किट बंद हो जाएगा, तो हमारे इसे बंद की कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि सही संबंध, यानी कि सही संबंध कौन सा है, यानी कि बलाघूर्ण तथा बल और विस्थापन में हमारा सही संबंध कौन सा होता है, ये पता करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है टाउ बराबर एफ इंटू डी, यानी कि बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टाउ बराबर यानी कि एफ बटे डी। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है टाउ बराबर एफ इंटू डी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है टाउ बराबर एफ माइनस डी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाउ बराबर एफ इंटू डी होता है, यानी कि बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि बल आघूर्ण कहलाता
है। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है आवेश, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा बल आघूर्ण होता है वह हमारा किया गया कार्य कहलाता है, यानी कि बल इंटू किया गया कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35, उत्प्लावकता का क्या है, यानी कि जो उत्प्लावकता होती है वह क्या है। तो उत्प्लावकता की परिभाषा होती है यानी कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, यानी कि द्रव लिक्विड जो हमारा होता है वह वस्तुओं को ऊपर की ओर भेज देता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। तो उत्प्लावकता यानी कि ऊर्ध्वमुखी बल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसे हम ऊर्ध्वमुखी बल भी कहते हैं। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि 36 कह रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि यहाँ पर सर्किट दिया अगर नहीं गया है, सर्किट बना लेंगे जो कि यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है इस प्रकार से जुड़े हैं जो कि, और यहाँ पर हमारे पास ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमारे पास ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास ए है, यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है, और ये हमारे पास ये बी है। तो इसके बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे सीरीज यानी सॉरी ये दोनों हमारे जो रेजिस्टेंस है हमारे पास समांतर में जुड़े हैं। तो यहाँ पर समांतर में जुड़े होने के हमारे पास शॉर्ट फार्मूला होता है, यानी कि R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणे 2 अपान 2 प्लस 2 यानी कि 4/4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 ओम। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 ओम। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है 36 कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। तो इसका आशय क्या, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसकी आवृत्ति हमारी 3 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, इसमें आवृत्ति 6 साइकिल्स पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, इसमें आवृत्ति 3 साइकिल्स पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, इसमें आवृत्ति 2 साइकिल्स पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, इसमें आवृत्ति 1 साइकिल्स पर सेकंड है। तो स्टूडेंट्स, आवृत्ति यानी कि आवृत्ति होती है किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले चक्रों की संख्या, यानी कि 1 सेकंड में गुजरने वाले चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। चूंकि प्रश्न में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज से दी गई है, तो इसमें यानी कि प्रति सेकंड 3 चक्कर किसी बिंदु से गुजरेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 साइकिल प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 38 कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध, यानी कि वोल्टेज और करंट में सही रिलेशन पता करना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ऑप्शन नंबर हमारे पास है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पान के। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पान आई। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा वोल्टेज होता है वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा ए हो जाएगा वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक आ जाता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यही हमारा ओम का नियम होता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 39 कह रहा है कि यदि 2 प्रतिरोधक R1 तथा R2 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तथा उनके तुल्यांकी प्रतिरोध R का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि जो प्रतिरोध होते हैं R1 एक है हमारे पास और एक R2 है, ये दोनों यानी कि सीरीज में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है R1 माइनस R2। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास R1 इंटू R2। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो रेजिस्टेंस इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सीरीज में जुड़े होते हैं, तो इनको हम सीधे जोड़ देते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि R1 प्लस R2। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मान क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सूत्र हमसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की E बराबर होता है P यानी कि पावर इंटू टाइम। यहाँ पर P बराबर हो जाएगा V I, यानी कि तो I बराबर होता है यानी कि V बराबर होता है I स्क्वायर, V बराबर होता है I इंटू R, और यहाँ पर I हो जाएगा।
तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि आई स्क्वायर आर टी, तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।